हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज जो है हमारा 3 अगस्त हो गया है। आप सभी के स्कूल 16 अगस्त से खुल जाएंगे समझ का। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इंग्लिश में से कहेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आखिर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसका प्रयोग हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। तो यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार माना दो पूर्णांक ए और माना दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी के लिए इसके अवधि Q व R होंगे, ऐसे होंगे कि A = BQ + R, जहाँ पर हमारा R होगा, जहाँ R जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और B से हमेशा छोटा होगा। इस चिन्ह का मतलब होता है A B से बड़ा है। अगर यहाँ पर हम ऐसे लगा दें मतलब A B से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर लगा दें मतलब कि A B से छोटा है, अगर बराबर से लगाते हैं तो A B से छोटा है बराबर भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक देखिए, उसके आगे हम देखते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 और 9 है। इसका हम भाग करते हैं। देखिए 4 बन जाएगा, यहाँ है 8 1 है। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर शेषफल भाजक से बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 2 या 3 हो गया, तो ये देखिए ये बड़ा होता है, मतलब कि यहाँ पर एक बार और भाग चला जाएगा, इसीलिए ये बड़ा नहीं हो सकता। तो शेषफल भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम भाजक को B से, भाज्य को A से व भागफल को Q से और शेषफल को R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आता है वो आता है कि A = BQ + R। यहाँ पर देख लीजिए 9 = 2 × 4 + 1, देख लीजिए 4 × 8 + 1 9। यहाँ पर A 9 है, B का मान 2 है, Q का मान 4 है और R का मान 1 है। ये आपने मिश्र में पढ़ी होगी कि इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 पे 1/2। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 1 9, वही सब पूरा है पुराना। तो यहाँ पे नोट लीजिए, आगे देखते हैं।
यहाँ पर देखिए कि जो आर है, आर 0 से बड़ा या बराबर तो b से छोटा। यहाँ देखिए आर का मान 1 है जो कि b से छोटा है और 0 से बड़ा है। 0 से कभी कभी बराबर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हम 8 लेते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है, यानी कि r 0 के बराबर भी हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो इसके पहले हम पिछले जो बताया उसमें देख लेते हैं कि 9 था, यहाँ पर 4 गया था, 8 था, तो यहाँ पर था, इसे माने थे b a q इसे r। तो यहाँ पर जो है इसे कहते हैं भाजक शेष हम क्या नहीं, इसे बात पर कहते हैं हम क्या इसे शेष कर देते हैं। तो हमारा आया था a = b/q+r। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बात सब एक ही है लेकिन बता दिया। इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सवाल लिखते हैं। तो इस सवाल को हम हल करने के लिए मानते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a व b = यहाँ पर 2 मानेंगे क्योंकि देखिए क्योंकि हमें सम प्रूव करना है, इसलिए b = 2। जल्दी जो इसके गुणा में लिखा रहता है इंटू में, उसे ही 2 मान लेते हैं। तो इसे हम 2 मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = b/q+r, a = यहाँ आ जाएगा 2q+r। यहाँ पर हमारा r जो होगा वो जो इस टाइप का 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। मतलब यहाँ पर b का मान 2 है, यहाँ रखते हैं r, मतलब यहाँ पर r 2 से छोटा होगा। यहाँ पर r क्या हो सकता है, r = 0 हो सकता है व r = 1 भी हो सकता है। तो इस सब के मान हम यहाँ रखते हैं। तो केस 1 में लेंगे, r = 0 पर a = 2q, r 0। तो इसे हटाई देते हैं इसका मतलब नहीं। तो देखिए a = 2q, यहाँ पर q कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर हम कुछ भी गुणा करेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो ये हमेशा सम संख्या आएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को भी ग्रुप करता है, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप को होता है। केस 2 में देखते हैं। केस 2, जब r = 1 रखेंगे, जब r = 1 रखेंगे तो हमारा मान जाएगा 2q+1। जब किसी सम संख्या में, जब हम सम संख्या यहाँ देखते हैं, जब सम संख्या में प्लस सम संख्या करते हैं तो
हमेशा आंसर सम संख्या आता है। जब हम जैसे देखिए उदाहरण 2 + 2 किया तो हमारे पास 4 जो कि समान है। अगर हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ें तो हमेशा उत्तर विषम आएगा, विषम संख्या आएगा। जैसे देखिए 2 + 3 किया तो उत्तर हमारा 5 आया जो कि विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये 2q एक सम संख्या थी, उसमें 1 जुड़ गया यानी विषम संख्या, तो ये हमेशा विषम संख्या रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होता, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसके आगे एक इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हल देखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। यहाँ पर b बराबर 4 पुट करेंगे, क्योंकि देखिए जनरली जो q की पूर्णांक होता है उसी को हम 4 मान लेते हैं, मतलब कि उसी को हम b मान लेते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता तो हमेशा ऐसा है, लेकिन हम केस को हल करने के लिए प्रिंसिपल तो हमेशा वही मान लेते हैं जो q की पूर्णांक होता है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r, जहाँ जो r होता है 0 से बड़ा है बराबर इसे छोटा होता है। यहाँ पर हमारा b है 4 4q + r, मतलब कि r का मान 4 से छोटा होगा। मतलब यहाँ पर हमारे 3 केस करेंगे, नहीं 4 केस करेंगे। r = 0, r = 1, r = 2, r = 3, मतलब 4 केस। तो हम सबसे पहले केस 1 देखते हैं। r = 0 रखने पर r = 0 हम रखेंगे, हमारे पास आएगा a = 4q + 0। 0 के मतलब नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं। और केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम रखेंगे r = 1, तो a = r = 1 रखेंगे। हमारा आ a = 4q + 1। यहाँ पर केस 3 देखते हैं। r = 2 रखने पर a = 4q + 2। केस 4 देखते हैं। r = 3 रखने पर हमारा जो आएगा a = 4q + 3। तो यहाँ पर देखिए q एक पूर्णांक है, q की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये हमेशा हमें धनात्मक समपूर्णांक देगा। और यहाँ पर देखिए ये धनात्मक समपूर्णांक है और इसमें विषम संख्या जुड़ रही है, तो ये हमेशा विषम धन पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर देखिए
समधन पूर्णांक में समधन पूर्णांक जुड़ रहा है, मतलब ये हमेशा सम संख्या देगा। पिछले में देखा था सम जोड़ते हैं तो सम आता है, अगर सम विषम जोड़ते हैं तो सम आता है। तो यहाँ देख लीजिए ये सम है और सम में विषम जुड़ रहे हैं तो हमारे पास विषम धन पूर्णांक आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। क्योंकि ये तो हमेशा सम प्राप्त होगा और सब में सम जुड़ेंगे तो हमेशा सम आएगा, इसीलिए हम ये कह सकते हैं। तो आगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखेंगे, तब तक के लिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर एल्गोरिथम सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो नंबर्स का महत्तम तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए करते हैं। यहाँ पर एल्गोरिथम वर्ड का मतलब है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कितने स्टेप फॉलो कर रहे हैं उसे एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हम पहले देखते हैं कि अपनी पुरानी विधि जिसमें हम फैक्टर विधि अपनाते थे, जिसमें हम महत्तम औसत निकालते थे, उसे देखते हैं पहले। तो जैसे देखिए ये 75 है, 75 को हम करेंगे तो हमारा आएगा 3, ये हमारे दूसरी गुणन, और इसके आएंगे हमारे 3 to 5। तो हम मात्रा और औसत निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन है, मात्रा निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन है उसे लिखते थे और उसकी इनटू कर देते थे। जैसे इसमें देखो 3 कॉमन है, जैसे देखिए इसमें 3 कॉमन है, 3 लिखा, फिर 5 3 कॉमन नहीं, 5 5 कितने कॉमन है, मतलब दोनों में जो कॉमन मिलता था उसकी मल्टीप्लाई कितनी मात्रा आने मात्रा कॉमन पड़ता है। तो हमारी पुरानी विधि ये थी। तो हमें एक नई विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे देखिए हमारे पास कुछ बड़े बड़े नंबर्स हो गए 5 फिर 5। अब हमें कह दिया जाए कि इन दोनों का मात्रा का निकालिए, तो निकालते रहिए घंटे 2 घंटे। इसमें इन बड़े बड़े नंबरों में से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। नहीं तो ये जो फैक्टर मेथड है, फैक्टर मेथड तो छोटे छोटे में करने में आसानी थे, लेकिन इतने बड़े बड़े करने में हमें कठिनाई होती है, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो जैसे कह दिया जाए हमें कि 455 व 42 का महत्तम तक निकालिए। तो यूक्लिड, और ये भी कह दिया जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 455 व 42 का महत्तम तक निकालिए। तो इसमें हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें क्या होता था, a = bq + r, और उसमें हम देखा था हमने कि a हमेशा b से बड़ा होता था। यहाँ पर 455 बड़ा 42, तो हम यहाँ पर a को मानेंगे 455 और b को मानेंगे 42, और हमारे यहाँ पर q और r क्या होगा, इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं अप्रॉक्स 10 बार चढ़ जाएगा 420 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ये होता था हमारा q, ये होता था हमारा r, यहाँ हो जाएगा
इतना 35। अगर यहाँ पर जो शेष फल बचा, अगर ये 0 हो जाता, शेष फल अगर 0 हो जाता तो हमारा ये भाजक यानी 42 यानी बी, ये ही हमारा महत्तम समापवर्तक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ शेष फल बच रहा है, तो उसके लिए हम चरण 2 का प्रयोग करेंगे। चरण 2 ये है चरण 2। चरण 2 में क्या होगा फिर ये जो भाजक है, भाजक हमारा ए बन जाएगा, जो शेष फल है वो हमारा बी बन जाएगा। यहाँ पर दूसरे स्टेप में भाजक जो है वो ए बन जाएगा, शेष फल है उसको बी बना लेंगे। तो यहाँ पर शेष फल बी का काम यानी बी का काम करेगा, तो आगे हम 42 लगा देंगे, फिर हम इसमें भाग लगेंगे तो हमारा आएगा यहाँ 7 आएगा। फिर देखिए हमारे पास शेष फल बच गया। अगर ये यहाँ पर 0 आ जाता तो हम 35 को मानते, लेकिन 0 नहीं आया, शेष फल 7 आ गया। तो चरण 2 में हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमें एक हमारा ए क्या है 42 और बी क्या है 35 इंटू क्यू क्या है 1 + 7। अब देखते हैं चरण 3 में क्या होगा। चरण 3 में अब फिर से वही प्रक्रिया, जो शेष फल बचा है उसको हम बी मानेंगे, जो भाजक है उसे हम ए मानेंगे, तो इसको फिर से उतारेंगे। अब देखिए 5 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, तो हमारा महत्तम समापवर्तक 42 और 455 का 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शेष फल है 0 हो गया। अब यहाँ चरण 3 लिखेंगे 35 बी क्यू प्लस आर 0 हो गया, यहाँ पर आर 0 हो गया। अतः 42 व 455 का महत्तम समापवर्तक 7 होगा। ये हमारी प्रक्रिया होगी। अगर आप एग्जाम में ऐसे भी कर देंगे तो सही होगा, अगर ऐसे करेंगे तो भी सही होगा। कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी रोड की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की इमारत पूर्णतः मापी जा सके। सबसे लंबी रोड यानी अधिकतम, ये बात याद रखिए, जहाँ पर अधिकतम आए, अधिकतम वहाँ पर हम मासा निकालते हैं, मासा। जहाँ पर न्यूनतम आए वहाँ पर हम दासा निकालते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे लंबी रोड यानी अधिकतम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमें मासा निकालने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम जो मीटर में दिया है इन्हें सब हम एक यूनिट में रखते हैं, जैसे कि लंबाई, कमरे की लंबाई दिया हुआ है, कमरे की लंबाई बराबर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 1 मीटर में होते हैं, 1 मीटर बराबर हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मतलब 8 मीटर में हमारे पास हो जाएंगे 800 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आगे दिया है, तो 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा 850 सेंटीमीटर। इसी तरह हम निकालेंगे कमरे की चौड़ाई। कमरे की चौड़ाई हमारी हो जाएगी 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर, आगे 25 सेंटीमीटर दिए हुए मतलब 625 सेंटीमीटर। उसके आगे दिए हुए हैं कमरे की ऊंचाई। कमरे की ऊंचाई दी है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। 4 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर आगे 75 सेंटीमीटर दिए हुए मतलब 470 सेंटीमीटर। तो ये हमने ये सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इन्हीं का मासा निकाल लेना है, महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। तो
हमें यहाँ पर मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कि हमारे पास ये 3 संख्या दी हुई 1 2 3, तो 850 और 625 में 850 बड़ा है 625 से, इसमें 3 आ गए, तो 3 के लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो 825 चूँकि 850 625 से बड़ा है, तो हम 625 को बी मानेंगे, 625 बाई 850 से करते हैं, एक बार जाएगा 625 5 2, फिर देखिए सिर्फ 0 है तो फिर हम इसे उतारेंगे 625 देखिए अब शेष पर 0 आ गया, तो मतलब इन दोनों मतलब कि 850 625 का जो महत्तम काम पड़ता है 25 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शेष पर 0 आ गया, लेकिन वो भी यहाँ पर 675 भी है, तो हम 25 और 675 का महत्तम काम पड़ता ज्ञात कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, चूँकि दोबारा देखेंगे 25 और 475 का निकालने के लिए 25 यहाँ लिखेंगे, चूँकि 475 ग्रेटर दैन 25, इसलिए 25 को भी मानेंगे, 25 डिवाइड आ जाएगा 25 2 ये हमारा जाएगा करीब 9 बार। देखिए यहाँ पर सिर्फ 0 आ गया, मतलब यहाँ से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ से भी, तो मतलब इन तीनों संख्याओं का महत्तम समाप्त तक 25 हो गया, अतः सबसे लंबी रोड की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी, अतः सबसे लंबी रोड की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, आगे अगला सवाल देखते हैं। तो देखते हैं आगे हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि 180 कमा 252 तथा 324 का मासा महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये पिछले सवाल जैसा ही है, इसमें हम पहले इन दोनों को देखेंगे। इसे देखिए, इसमें हम 180 को बी ले लेंगे और 252 को ए ले लेंगे, इसे हल करेंगे। उसके बाद इसका हल करने के जो मासा आएगा इसका, उसे हम बी मानेंगे और इसको ए मानकर फिर से पुनः हल कर देंगे। जो हमारा आ जाएगा वही इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी वही इन तीनों का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसे हम निकल कर रहे हैं, आप इसे होमवर्क में हल कीजिएगा। 8 हम आपको दे रहे हैं, ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन है इन तीनों का महत्तम समापवर्तक आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निकालना है। उसके आगे हमारे पास कुछ पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें देखिए। इसमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए
हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो हल माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए यहाँ पर हम p = 3 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + r यानी a = 3q + r। यहाँ पर हम लिखेंगे r है b से छोटा होगा मतलब 30 छोटा होगा, मतलब कि r के यहाँ पर 3 वैल्यू होंगी, r = 0, r = 1, r = 2, r = यहाँ पर 3 नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं सबसे पहले चरण ठीक, सबसे पहले हम केस लिखते हैं केस जब r = 0 मान आ जाएगा a = 3q। तो हमें कह रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी इसका वर्ग करने पर हमारे पास आ जाएगा वर्ग करने का तब हमारे पास आ जाएगा a² = 9q²। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a² = 3 × 3q²। क्योंकि q कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, अतः हम इसको यम के बराबर लिखेंगे 3m, जहाँ m = 3q²। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 r = 1 रखेंगे, और 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 3q + 2। अब इसका वर्ग करेंगे क्योंकि यहाँ पर कहेंगे कि वर्ग करने पर, तब पास आएगा a² वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3q + 1 का स्क्वायर a² a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाना है a² + b² + 2a। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 2ab, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो वही हम इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे, तो हमारे पास इक्वलिटी आएगा 9q² + 1 + 6q। तो a² = इससे हम 3 कॉमन कर लेंगे इन दोनों से। पहले हम उसका लिखते हैं 9q² + 6q + 1, और इससे 3q कॉमन करेंगे तब हमारे पास 3q + 2 + 1। अब क्योंकि q कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, अतः हम इसे m के बराबर नहीं, इससे केवल 3 कॉमन करते हैं, हमारे पास आएगा q² + 2q। अतः क्योंकि q कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, अतः हम इसे m के बराबर मान लेंगे, हमारे पास आ जाएगा a² = 3m + 1, जहाँ पर m = 3q² + 2q। ठीक है, अब r = 2 रखने पर यहाँ पर देखते हैं r = 2 रखने पर केस थर्ड r = 2 रखने पर हमारे पास आएगा a = 3q + 2। तो अब इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा a² + 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसे खोलेंगे तो हमारे पास आएगा
9q² प्लस 4 प्लस 12q। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास इस 4 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 3 + 1। हम इसे लेंगे, हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 आया तो हम इसे लिख लेते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1। तो इन तीनों से हम 3 काउंट करते हैं तो 3 हमारा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 12। तो अब हम जब q एक पूर्णांक है तो हम इस पूरे की जगह m लिखेंगे 3m + 1। जहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ m इक्वल टू हमारे पास आएगा 3q² 4q प्लस 1। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक जब के लिए इतने का रूप का होता है। अब हम नीचे यही लिख देंगे, यही उतार देंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ के रूप का होता है। नीचे जगह नहीं है तो आप लिख लेना। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का घन। अभी इसलिए कुछ नंबर गया था लेकिन इसमें घन आ गया, घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, तो हम माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक a है, तो अगर हम यहाँ पर b बराबर 9 रखते हैं तो हमारे पास जो r की पॉसिबिलिटीज होगी, तो हमारे पास r के मान करीब 9 आएंगे। r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5, r बराबर 6, r बराबर 9। तो इतने सारे केस हल करने में हमारा पूरा पन्ना या पूरा दिन निकल जाएगा। तो हम इसे इतना लंबा ना करके हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे उसका घन करें, फिर उसमें 9 कॉमन करें तो 9 कॉमन हो जाए। तो ऐसा सिर्फ हमारे पास 3 ही है, क्योंकि 2 का घन करेंगे तो हमारे पास 9 उसमें कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 2 का घन 8 होगा। अगर 3 घन करेंगे तो वो है 27, 27 में 9 कॉमन आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर b को 3 के बराबर रखेंगे, b का मान हम यहाँ पर 3 देंगे। जब हम b का मान 3 लेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू सिर्फ 3 आएंगी, r0, r बराबर 1, r बराबर 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारे पास आ जाएगा a = 3q + r। अब सबसे ऊपर नंबर 1 केस लेते हैं। तो केस 1 लेने पर, मतलब कि r बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर हमारे पास आएगा a = 3q। अब इसका घन करने पर हमारे पास आएगा a³, जो इसका घन करने पर हमारे पास आएगा a³ 27q³। अब इससे 9 कॉमन करते हैं तो हमारे पास आएगा 3q³। अब इसको, क्योंकि q पूर्णांक है इसीलिए हम इसको m के बराबर रख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 9, जहाँ m बराबर 3q³। अब केस 2 में देखते हैं। केस 2 में हम r बराबर 1 रखने पर, हमारे पास आएगा a = 3q + 1। इसका घन करने पर, हमारे पास आएगा a³ का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कर देंगे a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, मतलब ये फार्मूला होता है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, ए क्यूब 3 एक क्यूब प्लस 3 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab 3 क्यूब इंटू 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी 3 क्यूब प्लस 1। तो इसको हल करने पर 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब। अब यहाँ पर इंटू करते ये भी इंटू के प्लस 1 तो इंटू करके 3 क्यूब प्लस 1 27 क्यूब प्लस 1 प्लस अब 9 करके इंटू करके 27 होता है 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। समझ लाना क्या है 9m प्लस 1। तो इन सभी से 9 कॉमन करने पर इस एक को यहाँ से उठाकर हम यहाँ लिखते हैं प्लस 1 और इन तीनों से 9 कॉमन करने पर 9 कॉमन करने पर हमारा आएगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 4। तो हम इसको क्या मान सकते हैं क्योंकि क्यों एक पूर्णांक है 9m प्लस 1 जहाँ पर जहाँ m इक्वल टू आएगा हमारा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब नहीं यहाँ पर केवल क्यूब बचेगा, यहाँ पर केवल 9 काउंट करेंगे ना तो यहाँ पर केवल क्यूब बचेगा। अब थर्ड केस देखते हैं आर बराबर 2 रखने पर। हमारा केस थर्ड आता है, केस थर्ड आर बराबर 2 रखने पर पता लगेगा ए इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 उसका घन करने पर यहाँ पर कोई फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का हमारे पास आएगा 27 क्यूब प्लस 8 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab क्यूब ब्रैकेट में ए प्लस बी में 3 क्यूब प्लस 2 इसको हल करने पर 27 क्यूब प्लस 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54 क्यूब स्क्वायर 54 क्यूब स्क्वायर और इसमें आएगा 26 क्यूब। तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 26 क्यूब प्लस 8 ऐसे 9 कॉमन लेने पर तो आएगा क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर यहाँ पर 1836 होगा 36 तो यहाँ पर 9 कॉमन करेंगे तो 36 प्लस 8 तो इसको हम m के बराबर मानेंगे 9m प्लस 8 जहाँ लिखेंगे m इक्वल टू 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो नीचे वही हम थ्योरी लिख देंगे कि इन सभी का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसी टाइप का एक आगे का और आपको होमवर्क में देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देखिए और सॉल्व करिए। मैं यहाँ था दोबारा का वीडियो पीछे करके दोबारा सवाल देखिए फिर हल करने की कोशिश करिए, हल हो जाएगा। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमारे पास आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1251 9370 और 15327 को भाग देने पर शेष पर क्रमशः 1 2 और 3 बचे। शेष पर क्रमशः 1 और 2 3 बचे है और कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या यानी यहाँ पर हमें महत्तम भाग को निकालना है, लेकिन कह रहे हैं कि शेष पर क्रमशः बचे। तो शेष पर यानी अगर इसमें से एक को घटा दें तो वो संख्या आ जाएगी
जिसमें हमने सबसे बड़ी संख्या निकाली है। तो इसमें 1291 में 1 घटाने पर तो शेषफल वाला बच रहा है, उसे घटाने पर हमारे पास हो जाएगा 1250 और 9375 में घटाने पर 2 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 9375। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 15,000 और उसके 28 में 3 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 625। अब इन्हीं को हम हल करके इन 3 को हल करके हमें महत्तम समापवर्तन निकालना है। 3 का महत्तम समापवर्तन निकालना हम आपको सिखा चुके हैं। तो सबसे पहले इनको हल कीजिए, फिर इनसे जो महत्तम समापवर्तक आए उसको इससे हल कीजिए। हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। बस यह ध्यान रहे कि जिसमें हम बताते हैं कि शेष फल इतना क्या बच रहा है, उन संख्याओं में उतना घटा देते हैं, उसके बाद उनका महत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को इस तरह करते हैं, आगे देखिए। तो आगे के लिए हम आपको 1-2 सवाल इसी तरह की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इनको आप होमवर्क में कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आज के लिए इतना ही बस।